हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं जीईआरडी के बारे में बात करूंगा। मतलब गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जो हमें हार्ट बंद होता है, एसिडिटी होती है, उसको जीईआरडी बोलते हैं। तो ये जीईआरडी क्यों होता है, रीजन उसके। इस वीडियो में मैंने कुछ केसेस बताए हैं मैंने कि कैसे होम्योपैथी से वो ठीक हुए हैं, और लास्ट में कुछ मेडिसिन जो जीईआरडी में जो कॉमन मेडिसिन होती है उसके इंडिकेशन के साथ मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया है। एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग है जो एक फॉर इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी ऐसा एक ग्रुप है, वहां मैंने वेबिनार दिया था। तो वो वेबिनार का वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जिसको भी जीईआरडी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखें, उनको बहुत कुछ अच्छे से जानने मिलेगा। थैंक यू। कि हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर केतन कुमार विनोद चंद्रा शाह सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने 1989 में डीएचएमएस किया था और एमडी इन्होंने 2007 में किया है। ये 33 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं नवरंगपुरा और बोदक देव अहमदाबाद गुजरात में। ये अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है मेटेरिया मेडिका के, और ये गाइड और एग्जामिनर भी हैं पीएचडी और एमडी के। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स और वेबिनार्स में बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। इनका आज का विषय है जीईआरडी और इसके होम्योपैथिक प्रबंधन। सो डॉक्टर केतन शाह, आपका आईएपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you for warm welcome, and thanks for your opportunity or giving this platform. सो आज का मेरा जो टॉपिक है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। अब बात यह है कि मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। तो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि प्रैक्टिस में रेस्पिरेटरी और जीआईटी प्रॉब्लम्स, इसके पेशेंट सबसे ज्यादा रहते हैं। जीआईटी में आप बच्चों में देखोगे तो कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इसके अलावा भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिसेंट्री, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो खास करके आप बोल सकते हैं कि लोगों को एसिडिटी की कंप्लेन रहती है। जो नॉर्मल भाषा में पेशेंट यही बोलता है कि जलन होती है, एसिडिटी रहती है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है कि काफी मुझे उसके पेशेंट्स मिलते हैं प्रैक्टिस में। आप ये देख सकते हो, एक न्यूज है कि जो हार्ट बर्न यानी एसिडिटी की जो दवाई लेते हैं उसके डायरेक्ट कैंसर के साथ कुछ रिलेशन है, कैंसर का रिस्क रहता है। तो ये न्यूज कुछ साल पहले इसका रिसर्च हुआ है, न्यूज जाहिर में आया। तो एक पता चला कि लोगों जो आराम से जो एसिडिटी की दवाइयां लेते थे उनको लगा कि नहीं, हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव साइंस पे जाना चाहिए। और तब से आप बोल सकते हो कि होम्योपैथी में इसके लिए पेशेंट्स भी काफी बढ़ गए कि नहीं, हमें अब वो दवाई छोड़नी है, हमें कुछ आप होम्योपैथिक सजेस्ट कीजिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया है, जो बहुत बर्निंग टॉपिक है। मैं कुछ केसेस बताऊंगा आपको, और इसके मैनेजमेंट में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो केसेस के थ्रू एंड एज ए थेरापेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बताऊंगा कि होम्योपैथी किस तरह से इसमें इफेक्टिव रहती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीईआरडी क्या है। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, स्टमक में हमें पता होता है कि जो बाइल सिक्रेशन वगैरह होते हैं, स्टमक जूसिस होते हैं, वो कोई ना कोई वजह से ऊपर आ जाता है, इसोफेगस में आ जाते हैं। और उसकी वजह से रिपीटेडली जो फ्लो आता है और इसोफेगस में उसकी जो इफेक्ट होती है उसको हम जीईआरडी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही है। अब हम सब लोग एनाटॉमी तो पढ़े हैं, थोड़ा एक एनाटॉमी का एक ब्रशअप हो जाए।
तो जो ऊपर जो एक फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप, जिसको इपिग्लोटिस बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि वो क्लोज रहता है ताकि जो हम फूड लेते हैं वो सीधा इसोफिगस में जाए, ना कि विंड पाइप में जाए। अगर विंड पाइप में जाएगा तो हमें पता है कि न्यूमोनिया की ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इपिग्लोटिस का एक काम है कि फूड को इसोफेगस में ही जाने दे, वहां जो है विंड पाइप उसमें नहीं जाए। दूसरा एक है ओव्यूला। ओव्यूला आप देख सकते हो यह फिगर में, तो वो रोकता है कि लिक्विड वगैरह है ऊपर की कैविटी में, मतलब नेजल कैविटी में न चला जाए। उसका उसका फंक्शन रहता है। जो हमारे लिए यूजफुल है, ये फिगर है यूईएस एंड एलईएस। तो हम पहले बात करते हैं कि अपर इसोफिगल स्प्लिंटर, इसका क्या काम होता है। तो वो वैसे क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही उसको सेंसिस मिलते हैं कि कुछ लिक्विड या कोई फूड आ रहा है उसकी तरफ, तो अपने आप वो स्प्लिंटर रिलैक्स हो जाएगा और रास्ता ओपन कर देगा ताकि फूड इजीली इसोफेगस में एंटर हो जाए। और जब फूड वगैरह नहीं आता है तब वो कम रहता है। तो एक मसल्स रिंग शेप होता है, और जिसको अपर इसोफिकल स्प्लिंटर बोलते हैं, और उसका ये फंक्शन है। इस तरह से ही एक नीचे की साइड इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे लोअर इसोफिकल एंटीरियर रिंग होता है, जिसको लोअर इसोफिकल स्प्लिंटर बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब भी फूड आता है तो ये भी एक रिलैक्स हो जाता है और फूड को स्टमक की ओर, लिक्विड को भी स्टमक की ओर आने देता है। लेकिन जैसे ही ये फूड और लिक्विड पास हो जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। तो बंद होते ही जो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस जाते थे स्टमक में से इसोफेगस में, वो नहीं जाते हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो स्टमक में ही रहते हैं, ताकि वो बैक प्रेशर जिसको बोलते हैं ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे बॉडी की रचना है। और अगर ये इसके फंक्शंस नॉर्मल चलते रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब प्रॉब्लम कब होता है, जब ये लोअर इसोफेगल, ये है वाल जो है जिसको हम वाल ही बोलेंगे, आप देख सकते हैं लोअर इसोफेगल स्ट्रक्चर स्प्लिंटर जो है, ये स्फिंक्टर जब वीक हो जाता है या तो डैमेज हो जाता है, तो जब ये लूज हो जाते हैं या तो डैमेज हो जाता है, तो उसका जो फंक्शन है क्लोज होने का वो नहीं होता है। वो फूड अंदर चला गया, नॉर्मली वो क्लोज हो जाता है, इसोफेगस में से स्टमक में फूड गया, बाद में वो वाल क्लोज हो जाता है। लेकिन जब उसको डैमेज होता है या तो कोई भी जब वजह से वो मसल्स उसके वीक हो जाते हैं तो प्रॉपरली बंद नहीं होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो जूसीस है फूड है वो सब ऊपर इसोफेगस में, आप बोल सकते हो कि बैक प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से सीवियर एसिड रिफ्लेक्स होता है और हार्ट बंद होता है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो इसी में ही है, एलईएस में। तो एलईएस में प्रॉब्लम होने की वजह से, वो वीक होने की वजह से है तो डैमेज होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जीईआरडी का प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये जो एलईएस है, लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर, वो क्यों वीक होता है और तो क्यों डैमेज होता है। तो सबसे पहला रीजन वो है कि हम जब ओवर ईटिंग हो जाता है हमारे से, तो स्टमक में, आप बोल सकते हो स्टमक एक्सपांड हो जाता है और अंदर से एक प्रेशर आता है। तो अगर ये बार बार प्रेशर रहा तो जो ये एलईएस है, लोअर इसोफेगल मसल्स जो बोलते हैं, वाल बोलते हैं, वो डैमेज होता है। अनदर रीजन मोस्ट कॉमन वो ओबेसिटी है। मोटे लोगों में ये आपको देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखता है। जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल रेगुलरली करते हैं उस उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी में 40 to 85% महिलाओं में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फैटी फूड ज्यादा खाते हो
उससे भी प्रॉब्लम होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिकेशन जो हम रेगुलर लेते हैं, जैसे अस्थमा की दवाई आप कुछ समय से ले रहे हो, या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप ले रहे हो, एंटी हिस्टामिन लेते हो, नींद की गोलियां जो सिडेशन के हिसाब से लिया जाता है, या तो कोई पर्सन लंबे समय से एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, तो जो मेडिसिन की भी कुछ इफेक्ट होती है, वो मेडिसिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सारे रीजन थे कि एलईएस क्यू वीक होता है और डैमेज होता है। एक आपको पता है कि हाइटस हर्निया, तो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक पुशिंग आउट द एब्डोमिनल कैविटी, और वो चेस्ट कैविटी में आ जाता है। आप बाहर बाजू की फिगर में देख सकते हैं। तो जो डायाफ्राम के ओपनिंग के थ्रू ये ऊपर आ जाता है चेस्ट कैविटी में, और इसकी वजह से भी ये हाइटस हर्निया भी एक कॉज है जीएआरडी को, जीएआरडी करता है। सो अगर ये एसिड कभी कभी आता है, तो वो नॉर्मल है कि ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। बट बहुत बार ये ऊपर ज्यूसिस आते हैं, और उसकी वजह से जो इसोफिगल मिकोजा है वो बार बार एक्सपोज होता है, लंबे टाइम तक वो एसिड के संपर्क में आता है, तो उसकी वजह से जीआरडी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेन रीजन यही है कि जो लोअर इसोफिगल वाल है वो वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक में से इसोफेगस में आता है, और वो बार बार वहां टच होने की वजह से, वहां रहने की वजह से एक इरिटेशन प्रोड्यूस होता है। और ये लंबे टाइम ये प्रॉब्लम रहे तो इसोफेगस को भी डैमेज करता है, और जीईआरडी के सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जिसको जीईआरडी है उसके सिम्टम्स क्या है। तो बहुत नॉन सिम्टम्स है, ये है कि हार्ट बंद होगा, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग होगा, वहां डिस्कम्फर्ट होगा, रीगर्जिटेशन होगा, और एफर्टलेस जो आपने खाया है वो कंटेंट्स अपने आप ऊपर आ जाएगा, फेरिंग्स तक आ जाएगा, नौसिया भी नहीं होगा और वो ऊपर आ जाएगा, और वाटर ब्रश और बेल्चिंग, डकार आना। तो एक कॉमन सिम्टम्स है मेनली, तो जलन, डकार आना, और मुंह में खट्टा पानी आ जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है जीएआरडी के। इसके अलावा भी कई पेशेंट्स को क्या होता है कि जीएआरडी की वजह से अस्थमा हो जाता है, अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एसिड ऊपर तक आ जाने की वजह से, अगर वो यहाँ थ्रोट तक उसकी इफेक्ट होती है, उसकी वजह से होर्सनेसनेस, आवाज उसकी पेशेंट की बैठ जाती है। फेरेंजाइटिस होता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स हो जाता है, चेस्ट पेन भी होता है। और अगर एसिड ज्यादा रहा और कांस्टेंट दांत को टच करता है, तो दांतों पे भी उसकी इफेक्ट दिखाई देती है, जिसको डेंटल इरोजन बोलते हैं। कई बार हमने पेशेंट को खांसी की कंप्लेन करते हुए देखा है। तो बोल पेशेंट यही बोलते हैं कि हम रात को सो जाते हैं, उसके बाद खांसी शुरू हो जाती है। तो हमें इंक्वायर करना चाहिए कि उसको एसिडिटी तो नहीं रहती है। क्या होता है कि रात को लेट खाना खाया, ज्यादा खाना खा लिया, फैटी फूड खा लिया, तो ये इसकी इफेक्ट गले तक हो जाती है, और उसकी वजह से इरिटेशन गले में होता है, एक लंप लाइक सेंसेशन फील होता है कि गले में कुछ लंप है, ऐसा एक सेंसेशन होता है, और उसकी वजह से खांसी डेवलप होती है। तो हार्ट बर्न और बेल्चिंग के अलावा भी आप देख सकते हो कि ये सारे सिम्टम्स है इसके। तो हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि क्या करना चाहिए जीईआरडी को कंट्रोल करने के लिए, या उसकी इफेक्ट कम करने के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे। तो सबसे पहले बात यही है कि पेशेंट को बोलना है कि वो ओवर ईटिंग नहीं करे। जितनी भी उसको भूख है, उस एपिटाइट है, उससे वो कम खाना खाए, स्मॉल क्वांटिटी में वो खाना खाए। वो एक सबसे बड़ी बात है। तो थोड़ा थोड़ा
दिन में 3 से 4 बार, 4 से 5 बार वो फूड ले, एक साथ लार्ज मील में, एक साथ हमें बहुत टेस्टी खाना मिल गया, कहीं शादी में गए और कहीं अच्छा सा खाना मिल गया, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दबा के खाते हैं, मतलब एक ओवर ईटिंग करते हैं। तो ऐसा रहा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिसको भी एक प्रॉब्लम होता है जीआरडी का, उसको मैं ये एडवाइस जरूर देता हूँ कि आप, आपका डिनर है वो हो सके इतना जल्दी खत्म करो। सपोज आप 11 बजे सो जाते हो, तो आप 7 से 8 के बीच इवनिंग टाइम में आप अपना डिनर खत्म करो, तो 2-3 घंटा फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम मिलेगा। और तुरंत नहीं सो जाओ, और अगर सोना है तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी आप जब भी सोते हो, तो थोड़ा आपकी हेड की पोजीशन है, आपका सिर है, 2 तकिए पे थोड़ा ऊपर रख के सो, ताकि वो एसिड ऊपर ना आ जाए। और अगर आपको स्मोकिंग की आदत है या तो अल्कोहल ले रहे हो, तो वो हैबिट से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज पेशेंट को कि आप ये सब अवॉइड करो। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो जीईआरडी इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो आपकी लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना है, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसको आप चेंज करो, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लो। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के समन्वय से आपको काफी अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है, अगर डिसीज ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, डिसीज बहुत आगे बढ़ गया और ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो कई बार आपको सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। तो बात यही है कि आपको जब भी सिम्टम्स मिले, आप इमीडिएटली उसको रोकने की कोशिश कीजिए, और लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। जो भी मैंने एडवाइस बताया है कि थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, तीखा खाना, फैटी फूड अवॉइड करो, और अगर आपको हैबिट है स्मोकिंग की या अल्कोहल की, तो उसको आप छोड़ दीजिए, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। तो पक्का इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। जीआरडी का डायग्नोसिस कैसे होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि हमें अपने एक्सपीरियंस से ही, पेशेंट के सिम्टम्स पर से ही पता चल जाता है कि ये जो हार्ट बंद का है, या बेल्चिंग है, या कफ है, लम सेंसेशन है। तो पेशेंट को जो हम डिटेल केस टेकिंग करते हैं, उसी में ही हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट का प्रॉब्लम जीआरडी का है। और उसको अच्छे से कंफर्म करने के लिए हम उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, कि जो उसका एंडोस्कोपी से स्टडी करता है, और एंडोस्कोपी में से हमें पता चल जाता है कि अ, ये जो वाल्व है, लोअर इसोफेगल स्प्लिटर, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या जो पूरा पाथ है उसका, इसोफेगस और स्टमक वगैरह का, उसमें कोई अल्सरेशन है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे अल्सर वगैरह पता चले तो हम उसकी बायोप्सी वगैरह भी लेते हैं, और इस तरह से एक डायग्नोसिस में। और एक अच्छा, अभी लोगों का एक एच पायलोरी, इससे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं कि भाई ये पेशेंट को एच पायलोरी है। तो एच पायलोरी वगैरह भी है कि नहीं, वो सब कंफर्म होता है। तो अगर बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो एंडोस्कोपी जरूर एडवाइस करना चाहिए, ताकि हमें अपने डायग्नोसिस तक पहुंचने में काफी सुविधा रहे। तो ये जो हमने सारी बातें की, वो मेनली जीआरडी क्यों होता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए, पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहिए, वो सब हमने बात किया। अब हम आते हैं अपने होम्योपैथी पार्ट को। तो पहले ये जो प्रॉब्लम है जीआरडी के, डायरेक्ट तो जीआरडी हमें रेपर्टरी में दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या रूब्रिक सिलेक्ट करेंगे। तो आप मोस्ट ऑफ द रेपर्टरी में, स्टमक में ही सबसे ज्यादा रूब्रिक्स है।
स्टमक में आप एसिडिटी देख सकते हो, सॉर इरेक्टेशन देख सकते हो, बर्निंग इरेक्टेशन देख सकते हैं, इरेक्टेशन वाटर ब्रश, स्टमक हार्ट बर्न, माउथ वाटर ब्रश कि मुंह में पानी आ जाना, ये सारे सिम्टम और भी है। मैं बताता हूँ कि थ्रोट में भी है कि थ्रोट में पेन होगा, क्यों? एसिडिटी की वजह से, ऐसा भी रूब्रिक है। बच्चों में भी हमें एसिडिटी दिखाई देती है, तो उनके लिए स्टमक एसिडिटी, चिल्ड्रन इन इन्फंट इन्फंट में भी एसिडिटी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कई बार हमें पेशेंट बोलते हैं कि एसिडिटी हमारे सिर में चला जाता है, उसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है। तो आप हेड के चैप्टर में जाके हेड पेन एकम्पनीड बाय एसिडिटी, ऐसे भी आप रूब्रिक देख सकते हो। फाटक रेपर्टरी में बहुत अच्छा रूब्रिक है कि सोरनेस एसिडिटी, और बोरिक में तो डायरेक्ट आपको रूब्रिक मिलेगा हाइपर एसिडिटी। मॉर्निंग क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है कि एसिडिटी, सॉर स्टमक। तो ये सारे रेपर्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया कि अगर रेपर्टरी में हमें देखना है तो कहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी जगह पे हमें रेपर्टरी में जीआरडी का केस हो तो ये सारे रूब्रिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट केस पे आते हैं। मैंने 5 केसेस यहाँ दिए हैं। सानी साहब, मैं चाहूंगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो केस में अपना व्यू दे। वो अनम्यूट होके उनको कौन सी मेडिसिन लग रही है वो बताए तो काफी अच्छा। हमें एक टू जैसे वे डिस्कशन होगा, ये नॉट ओनली चैट वन साइडेड बट बॉक्स, टू वे डिस्कशन होगा। ये चैट बॉक्स में लोग लिखेंगे, है ना? हाँ, तो अनम्यूट नहीं अनम्यूट करेंगे चैट करके, बॉक्स। हाँ, चैट, हाँ, अनम्यूट करके वो कर सकते हैं जिसको भी बोलना है वो। चैट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं। हाँ, तो फिर कोई मुझे बोलेगा तो मुझे समझ आएगा चैट बॉक्स में। हाँ हाँ। मैं बता दूंगी सर, मैं बता हाँ, दूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो ये जो केस है फल्ला केस, हम 65 ईयर्स की ओल्ड फीमेल का केस है। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट बंद हो रहा है, बार बार डकार आते हैं और मुझे पेट रिलेटेड, गैस रिलेटेड इश्यू है। और आपको पता है कि हम ऐसे ही गैस पे कोई दवाई नहीं देते, हम डिटेल में उसका केस टिकिंग लेते हैं। तो उसका केस लिया मैंने यहाँ, मैंने बहुत शॉर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ वो केस। तो उसने बोला है कि मुझे बहुत चिंता रहती है, पर्टिकुलरली मेरे काम के बारे में बहुत चिंता रहती है, और मेरी एंजाइटी तब बढ़ जाती है कि अगर कोई गेस्ट आने वाला है तो मुझे एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अपना प्लानिंग करना शुरू कर दूंगी। तो अगर 1-2 दिन के बाद मुझे न्यूज मिला कि कोई गेस्ट आने वाले हैं तो बस मेरी रात की नींद चली जाती है। मुझे वही मेरे माइंड में प्लानिंग शुरू हो जाता है कि गेस्ट के लिए क्या खाना बनाऊंगे, किस तरह से उसको घर पे अ, उसका अरेंजमेंट करूंगी। वही थॉट्स उसके माइंड में चल जाते हैं, और उसकी वजह से वो पेशेंट रात भर सो नहीं पाता है। और बस। अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके, तो एक आंसर मिला अर्जेंटम नाइट्रिकम। और कोई? किन्हीं का तो नहीं है सर कोई। ओके, तो आंसर सही है। ये पेशेंट में अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया क्योंकि एंटीसिपेटरी एंजाइटी। और आप सबको पता है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम पेट की प्रॉब्लम के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये पेशेंट को भी एक बहुत इम्पेशंस है। तो आर्यन पेशेंट है वो हरीड पेशेंट होता है, उसको सब कुछ जल्दी जल्दी में करना चाहिए चाहते हैं। तो ये पेशेंट भी इम्पेशंस है, और उसको कंपनी, बातें करना, फ्री टाइम में बातें करना वगैरह अच्छा लगता है। तो आंसर बिल्कुल सही है कि आई प्रिस्क्राइब अर्जेंटम नाइट्रिकम टू दिस पेशेंट, और बहुत अच्छा अर्जेंटम नाइट्रिकम से रिजल्ट मिला। तो हम थोड़ा अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में बात करें तो नर्वस इम्पल्सिव पेशेंट, हरीड, सभी काम उसको, जो भी काम हो वो जल्दी जल्दी करने में
उसका इंटरेस्ट रहता है, बस मैं जल्दी से अपने काम खत्म करूं और फिर बैठ जाऊं, आराम करूं। जो हरी एंड वरीड, हम बोलते हैं ना कि पेट के प्रॉब्लम सारे हरीनेस से होता है और वरी से होता है। एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, क्या होगा क्या होगा। और हमें पता है कि आर्जेंटम नाइटिकम इज गुड रेमेडी फॉर स्टेज फियर। उसको हाइट से डर लगता है, बंद जगह से डर लगता है। तो ऐसे पेशेंट में जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा ये पेशेंट जो पूछता हूँ, एग्जाम्पल पूछता हूँ कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, कोई सपोज आपकी फ्लाइट का टाइम सुबह 8 बजे है, तो बोले कि नहीं नहीं साहब, मैं तो पहले ही 6 बजे जाके ही या 5 बजे जाके लोगों से पहले ही जाके बैठ जाता हूँ, मैं कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कुछ रास्ते में हो गया ये वो। तो इस तरह के एंटीसिपेटरी एंजाइटी और हरीडनेस, ये मैं सबसे अच्छे कंसीडर करता हूँ फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। और नर्वसनेस तो बहुत होता है, और उसकी वजह से नर्वस डायरिया भी होते हैं। तो बिकॉज ऑफ फ्लैचुलेंस कॉजिंग डिस्टेंशन एंड रस्टिंग ऑफ द एब्डोमेन, तो डिस्टेंशन हो जाए पेट का गैस की वजह से। और जो गैस निकलता है, या तो ऊपर से निकलता है या तो नीचे से निकलता है। और जब निकलता है तो बहुत, पेशेंट बोलेगा साहब मुझे जो डकार आते हैं ना, वो बहुत आवाज के साथ डकार आते हैं, और नीचे से भी आवाज के साथ गैस पास होती है। और एक गैस की वजह से एक कॉलिक पेन होता है। और पेट की प्रॉब्लम में सारे में एक खट्टी और बिटर टेस्ट की वॉमिटिंग होता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया ये पेशेंट की मेडिसिन। हम सेकंड केस लेते हैं, टोटल 5 केसेस है। और बाद में मैं बताऊंगा कि और क्या थेरापेटिक्स है, और कौन सी मेडिसिन हम सोच सकते हैं इस तरह के जीआरडी के पेशेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड केस है वो फीमेल, अनमैरिड फीमेल है, 25 ईयर्स ओल्ड। वो पहले बॉम्बे में रहती थी, लेकिन 2 साल से वो यहाँ अहमदाबाद गुजरात में रहने के लिए आ गई। और उसने मुझे कंसल्ट किया कि बिकॉज ऑफ द हेयर फॉलिंग बहुत वीकनेस फील हो रही थी पेशेंट को। उसने ब्लड टेस्ट भी करवाया था, तो उसका हिमोग्लोबिन हमेशा लो रहता था। गैस और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहता था उसको 1 साल से। तो ये उसकी आप बोल सकते हो कि चीप कंप्लेन। अब हम थोड़ा उसके फैमिली के बारे में बात करें, तो उसके फादर है, वो 4 साल पहले बिकॉज ऑफ द कैंसर ही डाइड, वो एक्सपायर्ड हो गए थे 4 साल पहले। अब मदर की सिचुएशन देखो, मस्कुलर स्क्लेरोसिस है मम्मी को, और उसकी वजह से वो इवन बेड में भी मूव नहीं कर सकती है, जो भी है वो, हम टोटली बेड रिडन है। और उसको इवन अपना पैर भी नहीं हिला सकती है। तो अगर रात को उसको ठंड लग रही है, तो अपना ये पेशेंट को रात को उठ के उसको कवर करना पड़ेगा। अगर उसको वॉशरूम जाना है, तो ये पेशेंट को रात को 2-3 बार जगना पड़ता है। उसके एक एल्डर सिस्टर है, तो फैमिली में दो, वो खुद और एक सिस्टर, फादर एक्सपायर हो गए, और मदर को ये प्रॉब्लम है। तो ये लोग अहमदाबाद आ गए क्योंकि उनके बॉम्बे में फादर एक्सपायर्ड हो गए, और यहाँ अहमदाबाद में बहुत सारे उनके रिलेटिव्स थे मदर के साइड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फादर के डेथ के बाद हम अहमदाबाद मूव हो जाए। और यहाँ आने के बाद, फादर नहीं होने के बाद, ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई अपनी मदर्स के लिए। तो आप देख सकते हो, केयर गिवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है मदर के लिए। और उसकी, हम बोल सकते हैं कि उसको लुक आफ्टर करने में पेशेंट को 2 से 3 बार रात को उठना पड़ता है रात को। और ये पेशेंट एक एज ए ग्राफिक डिजाइनर जॉब करती है, तो उसको ऑफिस में जाके पूरा दिन, ना वो फादर नहीं है तो ना वो अर्निंग इश्यू, पैसे कैसे कमाए। और उसी की वजह से वो ग्राफिक डिजाइनर काम करती है। घर का काम देखो, और ऑफिस का, घर का, और रात को मदर का अ, ध्यान रखो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रात को वो ठीक से सो नहीं पाती है, और दिन में उसको
ये सारे ऑफिस का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है। कोई सजेशन मेडिसिन के बारे में? से दिखाइए तो। हाँ, सर इसका लास्ट भूमिका। फर्स्ट स्लाइड दिखाइए तो इसके आगे का। एक, हाँ फर्स्ट स्लाइड इसका दिखा, इस केस का। यस 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 सर। एक जवाब आया है नख भूमिका का। एक आंसर आया है, नक्स भूमिका आया है। ओके। दूसरा एसिड नाइट्रिक। दूसरा क्या है? एसिड नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हम्म, नक्सोमिका। या एक मान लाइको लीजिए आपको लाइको। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड नक्सोमिका। ओके। ये मेडिसिन क्लोज टू नक्सोमिका है, लेकिन नक्सोमिका नहीं दिया है। आप देखो कि पेशेंट को रात को जगना पड़ता है। क्यों जगना पड़ता है? अपनी मदर मदर की जो इतनी प्रोलॉन्ग इलनेस है, तो मदर के लिए रात को उसकी नींद नहीं होती है, तो नाइट वॉचिंग है। नाइट वॉचिंग नक्सोमिका में भी है और नाइट वॉचिंग ये पेशेंट में भी है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसी कौन एक सी मेडिसिन जवाब, है कि एक जवाब और आया है पल्सेटिला। पल्सेटिला? ओके। और कुछ? अभी भी मुझे जो चाहिए वो आंसर नहीं मिल रहा है। हम क्लोज में है लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है। आप देखो कि नाइट वॉचिंग है और आपका लव वन कोई बीमार है, सपोज मदर को रात को अपने बच्चे के लिए पूरी रात जगना पड़े, और ऐसा 10-15 दिन से उसको जगना पड़े और उसके लिए हिसाब से प्रॉब्लम हो, और अनमैरिड गर्ल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके। एक और आया कैडमियम। ओके। देखो ये आंसर है कॉक्यूलस। फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम म्यूरिटिकम, कॉकुलस। लेटर किसी ने दिया कॉक्यूलस? इग्नेशिया। इग्नेशिया। ओके। बहुत इग्नेशिया सारे शायद दवाई ग्रीक, हैं। इग्नेशिया शायद ग्रिप के हिसाब से दिया होगा किसी ने, कि ग्रिप की वजह से इग्नेशिया दिया होगा। लेकिन यहाँ फादर की ग्रिप नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो रात को जगना होता है और दिन में भी काम करना है, तो उसकी जो स्लीप है वो पूरी नहीं होती है। तो जब नाइट वॉचिंग बिकॉज ऑफ नर्सिंग ऑफ लव वन, आपका कोई प्रिय पर्सन जिसको आप, फैमिली मेंबर हो या कोई भी जिसको आप बहुत अच्छे से चाहते हो, और वो बीमार हो जाए और उसकी केयर करने में आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर रहे हो। ये पेशेंट क्या कर रहा है? अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर रहा है, जिसमें आप कॉक्यूलस सोच सकते हो। कॉकुलस भी एक आदमी ने कहा है। ओके, गुड। अब मुझे कोई बताएगा कि नक्सोमिका जिसने बोला वो बताए कि नक्सोमिका और कॉक्यूलस को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। कॉक्यूलस में प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलाइवा विथ हेडेक है, ब्लोटेड ऑफ इंटेस्टिनल गैस है, जैसे कि अंदर कोई पत्थर रखे हो, ऐसा पेशेंट को फीलिंग होता है। तो यहाँ मैंने जो सिम्टम्स लिया वो नाइट वॉचिंग बिकॉज ऑफ द केयर, केयर अपनी मदर की, नर्सिंग ऑफ लव वन, ये रूब्रिक है कॉक्यूलस का। तो अब कॉक्यूलस को नक्सोमिका को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? एनीबडी? दोनों पेशेंट रात को जगते हैं, तो नक्सोमिका क्यों नहीं दिया और कॉक्यूलस दिया? देखो क्या होता है इसमें कि नक्सोमिका क्यों रात को जगता है। हमें पता है कि वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है, उसके एम्बिशियस पर्सन है वो नक्सोमिका, और पार्टी के लिए, रात को काम करने के लिए वो रात को सिगरेट भी पिएगा, स्मोकिंग भी करेगा, कॉफी भी पिएगा। तो अपने बिजनेस के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो रात भर जगता है और इधर उधर का खा लेता है, और उसकी वजह से उसको एसिडिटी होता है। तब अब नक्सोमिका उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो पेशेंट है कॉक्यूलस का, वो ऐश आराम करने के लिए, मौज शौक के लिए रात को नहीं जगता है, लेकिन अपने
लव वन की केयर करने के लिए उसको जगना पड़ता है। उसको एक स्ट्रेस रहता है कि मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ हो रही है, उसके प्रति एक सिंपैथी होती है। आपको पता है कि कॉक्यूलस वो सिंपैथेटिक रेमेडी है, दूसरे के प्रति उसको बहुत प्यार, मतलब सिंपैथी आती है। उसकी वजह से यहाँ मैंने कॉक्यूलस दिया है। और कॉक्यूलस में नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि कॉक्यूलस है ना, फिशर्स मैन यूज करते हैं, जो माछीमार लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि पानी में कॉक्यूलस के सीड्स डाल देते हैं, तो मछली आके उसको खा लेती है। और मछली खाने के बाद उसकी जो मोटिलिटी है, मोबिलिटी है, वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि ये दवाई नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। उन पर नर्वस सिस्टम की इफेक्ट होने की वजह से वो बहुत फास्ट पानी में स्विम नहीं करती है, तो वो लोग इजीली उसको कैच कर सकते हैं। तो कॉक्यूलस नर्वस सिस्टम पे पैरासिस और पैरालिसिस, ये उसके सिम्टम्स है, लेकिन वो ग्रेजुअली आता है, सडन नहीं। इस तरह के काफी लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के बाद और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन के बाद जो प्रॉब्लम होता है, तब पैरालिसिस और पैरालिसिस स्टेज आता है। तो ये थी कंपैरिजन। अभी मैं एक छोटी सी मेडिसिन, छोटा सा ही केस है कि कॉलेज स्टूडेंट मेरे पास आया और यंग एज में ही था। उसका डाइजेशन, बोला डॉक्टर साहब मेरा वीक है, मुझे छाती में जलन होती है, गैस प्रॉब्लम रहता है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज फ्राइट नहीं है। और मैं खाने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन जैसे ही मैं खाना शुरू कर देता हूँ तो मेरी भूख चली जाती है। और जो मेरी बॉडी है, वो मैंने देखा उसको, तो वो लीन थीन दिखाई देता था, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो बोलो बॉडी का, वो लीन थीन था। तो कोई सजेस्ट कर सकता है कि क्या मेडिसिन हो सकती है? बहुत इजी मेडिसिन है, एक थोड़ा सा कॉकलस ही। आया है। क्या? कॉकलस लाइकोपोडियम। कॉकलस लाइकोपोडियम। कॉकलस लाइकोपोडियम। पली क्या बताई साहब? पहले बताए कॉकलस। कॉक्यूलस। हाँ, और कोकुलस कोकुलस होगा। कॉकलस, दूसरा लाइकोपोडियम। ओके, लाइकोपोडियम। और कोई सजेशन? आयोडियम। आयोडम, वेरी गुड। देखो मैं बताऊं यहाँ कि आयोडम पेशेंट है ना, वो जो भी खाता है वो। रोहित कुमार कह रहे हैं लाइकोपोडियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम दोनों साथ। ओके, बराबर है साहब। तो ये पेशेंट को जो बताया वो मेडिसिन अलग है, लेकिन मैं लाइकोपोडियम के लिए बात करूंगा। तो लाइकोपोडियम में क्या होता है, पेशेंट जो खाता है, बहुत भूख लगती है और पेशेंट ज्यादा भी खाता है, उसकी एपिटाइट बहुत रहती है, और लेकिन वो थोड़े ही टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अभी खाया, 4-5 रोटी खा ली, 2 घंटे के बाद वो बच्चा भूखा न भूखा वापस आएगा। यहाँ क्या होता है, भूख लगती है लेकिन पेशेंट खा नहीं पाता है। आयोडम भी आपकी बात सही है कि लीन थीन इमेक्शिएटेड रहता है, लेकिन यहाँ एक चीज और जोड़ी है कि पेशेंट पढ़ाई में अच्छा है, मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, बट फिजिकली वीक। और मेडिसिन आपने जो बताया काफी लोगों ने, वो सही है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या है कि वीक डाइजेशन है विथ मच ब्लोटिंग, सॉर बेल्चिंग, बेल्चिंग राइज टू फेरिंग्स, vomiting of the food and bile, gastroenteritis from fright, ये सब तो जीआईटी सिम्टम्स हुए। हमें लाइकोपोडियम की मोडालिटी पता है कि 4 to 8 में, मैं अब जनरल लाइकोपोडियम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कि 4 to 8 में उसका एग्रावेशन पीरियड है। ये पेशेंट को स्वीट अच्छी लगती है, राइट साइडेड मेडिसिन है, चीली पेशेंट होता है, उसको गर्मी से लेकेसिस और लाइकोपोडियम में ये तो डिफरेंट है। अगर थ्रोट पेन लेफ्ट साइड है तो हम लेकेसिस सोचेंगे, थ्रोट पेन राइट साइड है तो लाइकोपोडियम हम सोचेंगे। और ये पेशेंट काफी इगोइस्टिक होते हैं, उनको पावर करना, डिक्टेटोरियल बोलते हैं, मैं बोलूं वैसे ही होना चाहिए। और खास करके अपने से जो सबॉर्डिनेट लोग होते हैं, अपने से जो नीचे के लोग हैं, जो उनके अंडर में काम करते हैं, उन पर ये बहुत पावर जता रहा है। बट
कोई उसको सुपीरियर मिलेगा, उसका बॉस आएगा तो वो काफी सरेंडर हो जाएगा, उनको उनको बटर पॉलिश करने लगेगा। तो जो सुपीरियर के प्रति अलग नेचर है, और अपने से इंफीरियर लोगों के प्रति अलग जिसका बिहेवियर है, उसमें मैं लाइकोपोडियम बोल सकते करते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता है, जैसे हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखा कि फियर ऑफ स्टेज, इस तरह से लाइकोपोडियम में भी है, जैल्सीमियम में भी है, सिलीशिया में भी है। तो ये पेशेंट सारे को स्टेज पे जाने में डर लगता है। तो लाइकोपोडियम मेरी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, ना कि पेट की प्रॉब्लम के लिए सिर्फ, लेकिन जो जहां भी मुझे लगे कि ये सारे मेंटल सिम्टम्स मिल रहे हैं बच्चों में, कैसे मैं लाइकोपोडियम डिफरेंशिएट करता हूँ कि बच्चा, पेशेंट बोलेगा कि घर पे साहब तो बहुत अपना पावर चलाता है, लेकिन बाहर जब खेलने जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसका कुछ चलता नहीं है, वो अपने आप को वहां सरेंडर कर देता है। तो इस तरह के जो दो अलग अलग बिहेवियर होते हैं बच्चों के, उसमें मैं लाइकोपोडियम इस तरह से सजेस्ट करता हूँ कि जो घर में अपने आप को शेर समझते हैं और बाहर जाते हैं तो बिल्ली बन जाते हैं। सब ये पेशेंट का जो भी आंसर देगा, मैं उसको इनाम के ₹200 उसके पेटीएम में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ठीक है चलिए। साहब। तो ये 36 ईयर फीमेल का एक केस है। उसको कोविड हुआ था, और कोविड में वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, और कोविड से तो ठीक छुटकारा मिल गया, लेकिन बाद में उसको डायबिटीज की गिफ्ट मिली, और कोविड की रिकवर के बाद उसको डायबिटीज भी हुआ, और उसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ गए। उसको था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लेकिन आफ्टर कोविड उसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए। और हॉस्पिटल में एडमिट रही, वहां रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन भी उसको देने पड़े। ये पेशेंट्स पिंपल्स के लिए, और भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अलावा पिंपल्स, उसका बहुत पर्टिकुलर मोडालिटी थी कि पीरियड्स के पहले उसके पिंपल्स बढ़ जाते हैं, उसको कफ रहता है, उसमें वाइट एक्सपेक्ट्रेशन निकलता है। वो उसको नींद लेट आती है, बट एक बार नींद आ जाए तो अच्छे से वो सोती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा भी कुछ सिंपल फूड खाती है तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में। लाई डाउन में अगर पेशेंट खाना खाने के बाद सो गया तो एक्सेसिव गैस हो जाता है, और गैस अपने मुंह से पास होता रहता है। और मैंने बताया इस तरह से पोस्ट कोविड रिकवरी हुई उसका, एक पोस्ट कोविड ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। पीरियड्स के वक्त, पीरियड्स के पहले जैसे बताया पिंपल्स बढ़ जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स उसको या तो डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन होगा। पिंपल्स बताए उस तरह से, खांसी का भी बताया, स्लीप, और उसको स्वेटिंग रहता है, पर्टिकुलरली इन सिर में और अंडर आर्म में। उसको बहुत एंजाइटी रहती है, फियर ऑफ सीरियस इलनेस, मुझे कुछ कैंसर ना हो जाए, पेट का प्रॉब्लम और उसमें से कैंसर ना हो जाए, किसी को भी कुछ हो, खास करके अपनी डॉटर के लिए उसको बहुत एंजाइटी होती थी। उसको दो सन, एक सन और एक डॉटर है, लेकिन उसको डॉटर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता रहती है। कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग द हेल्थ क्राइसिस, जब भी बच्चे बीमार हो जाते हैं पेशेंट काफी एंशियस हो जाता है। थोड़ी भी इलनेस में उसको डेथ तक के विचार आ जाते हैं कि मुझे कैंसर न हो जाए, मेरा डेथ न हो जाए, मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरा बच्चों का क्या होगा। और वेरी पॉजिटिव अबाउट द डॉटर। आर्सेनिक एल्बम। वेरी गुड। और Excellent, correct. और हम कुछ, कैंसर आर्सेनिक या कार्बोवेज प्लस निगेला सटाइवा। कार्बोवेज एवेना कार्बोवेट सेटाइव। कार, हाँ कार्बोवेट। और और कुछ, आर्सेनिक रस्टक, आधा, एक आर्सेनिक रस्टक्स आधा आया भी, क्या, एक रस्टक्स आया भी सर। रस्टॉक्स। हाँ, हाँ हाँ। एवेना सेटाइवा का रोल मुझे समझ नहीं आया कि ये केस में क्यों एवेना सेटाइवा दिया। सब लोगों ने रस्ट, अपना अपना ओपिनियन डाला है सर। हाँ
सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दिया हाँ है। कोई बात नहीं, अच्छा है। अब वाच करना, पेटीएम में किसके पास जाएगा 200 रुपीज। देखो, आर्सेनिक आधा जवाब सही है। मैंने पेशेंट्स को पहले कैलकेरिया आर्स दिया, बिकॉज आप देखो कि स्वेटिंग है, और जो हेल्थ इश्यू है वो आर्सेनिक बहुत सही है कि क्या होगा पेशेंट को, और जो एंजाइटी है अबाउट अवर चिल्ड्रन, उसमें भी आर्सेनिक है। लेकिन ये फुल्ली आर्सेनिक आल पेशेंट नहीं था, उसको मैंने शुरू में कैलकेरिया आर्स दिया, उससे इतना रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि वो स्वेटिंग वगैरह था। बाद में उसको काली आर्स दिया। आपको पता है कि आर्सेनिक के तो सारे सिम्टम्स है कि फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, रेस्टलेसनेस, थोड़ा भी कुछ होगा तो बच्चों का या खुद को तो उसमें से आगे का सोच आते हैं। लेकिन काली वी कंसीडर कि उसको फैमिली की बहुत चिंता होती है, तो आई सजेस्ट इसको काली आर्ट्स दिया, और पहले कैलकरी आर्ट्स दिया, कैलकरी आर्ट्स से रिजल्ट नहीं मिला, फिर काली आर्ट्स दिया और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप बोलोगे तो आधे आंसर का आधे रुपीज में पेटीएम कर दूंगा। जो भी पेशेंट है उसका नंबर आप मुझे भेज देना। ओके, राइट। मैं भेज दे दूंगा। चेतन साहब, ये हाँ। डॉक्टर दीपमाला है हम लोग के होस्ट, उन्हीं का है। तो मैं आपको पेटीएम नंबर इनका भेज दूंगा। ओके सर। ओके। ये बहुत इजी केस है, बहुत आसान सा केस है कि 23 years ओल्ड मेल स्टूडेंट, वो उसको मेन प्रॉब्लम होर्सनेस का था, और दूसरा कि खट्टी डकारें रहती है। वेरी लाइवली पर्सन, जब भी मिले तो आए तो बहुत हंस हंस के बात करे, अच्छे से आपको पूछे डॉक्टर आप क्या करते हो, कैसा चल रहा है। और देखा कि बहुत केयरिंग है वो, और किसी को भी हेल्प की जरूरत रहती है तो वो ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो और उसकी खाने में क्या अच्छा लगता है, तो बोले कि मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा भी लगता है, और जब मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तो मैं ये खा लेता हूँ तो अच्छा भी लगता है मुझे। तो ये शॉर्ट केस है, बहुत आसान सा केस है। तीन जवाब आए हैं और तीनों एक ही मेडिसिन है, फॉस्फोरस। राइट। बहुत आसान है फॉस्फोरस, क्योंकि हमें पता होता है कि फॉस्फोरस थ्रोट के लिए, आवाज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पेट के प्रॉब्लम में भी, खासकर एसिडिटी, बेटर बाय टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें बहुत अच्छी दवाई है। साहब यहाँ भी मैं एक इनाम देना चाहूंगा कि फॉस्फोरस की अगर कोई वॉमिटिंग बताए मुझे कि एसिडिटी में उसकी वॉमिटिंग कैसी होती है, कोई बता सकता है तो मोस्ट वेलकम। Sir, लेकिन after some time, immediately after eating, हाँ when it इसी reaches to the इसी stomach, immediately the vomiting will हाँ be there. साहब इमीडिएटली कि आफ्टर सम टाइम? After some time, when we reach it to the stomach, it will vomit. That is the main या symptom. यू आर राइट सर कि वो स्टमक में जाएगा, वो जो भी ठंडा उसने लिया है वार्म होगा, वाम और हो warm गया। के बाद वो वॉमिट हो जाएगा। इसकी हाँ कंपैरिजन वॉमिट में हो। मेडिसिन साहब, कौन सी मेडिसिन है जिसमें इमीडिएटली वॉमिट हो जाता है? आई एम नॉट श्योर, बाकी कॉफिया है, कॉफिया तो बिस्मस में है, कॉफिया में या तो कॉफिया, बिस्मस में, ये दोनों में से एक मेडिसिन है। बिस्मत बिस्मत जैसे ही, बिस्मत हाँ, कॉफिया। बिस्मत और कॉफिया। हाँ, दोनों में से एक है कि जैसा ही वो पानी पिएगा इमीडिएटली वॉमिट हो जाएगा, और फॉस्फोरस में थोड़ी देर के बाद वॉमिट होगा। थैंक यू सर। और काली ब्रोमियम में भी गए, हाँ, काली ब्रोमियम में भी गए। काली ब्रोम में भी है। ओके सर। तो ये केसेस पे से हम एक बात ये समझते हैं कि डायरेक्ट हमें एसिडिटी की दवाई नहीं देनी चाहिए। जो भी है हमारा प्रिस्क्रिप्शन, उसमें मेंटल, फिजिकल और सब कुछ कंसिडर करके, ओवरऑल कंस्टिट्यूशन के हिसाब से मेंटल और इमोशनल स्टेट को भी स्टडी करके हमें पेशेंट को दवाई देना चाहिए, तभी उसका डिजीज परमानेंट ठीक होगा। अब मैं बहुत फास्ट जो कॉमन मेडिसिन है जिसको हम थेरापेटिक पार्ट बोलते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो पेशेंट ने फास्फोरस दिया, क्रेव्स कोल्ड, आइस ड्रिंक, सॉल्ट एंड चॉकलेट, इसका क्रेविंग रहता है। हंगर सून आफ्टर ईटिंग,
एम्प्टी गॉन सेंसेशन। तो फॉस्फोरस, आयोडम, सल्फर, ये सब में क्या है होता है कि ऑल गॉन सेंसेशन होता है, सोर टेस्ट, सोर बेल्चिंग, water is thrown up from stomach as soon as it gets warm in the stomach। तो ठंडा पानी पिए, उसको वार्म होने में टाइम लगेगा और बाद में उसका वॉमिटिंग हो जाएगा। और कई बार जो क्लोरोफॉर्म देते हैं एनेस्थीसिया के बाद ऑपरेशन में, और उसके बाद जो वॉमिटिंग होता है उसमें मैं फास्फोरस यूज करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, तो लीन थिन पर्सन होता है, हमें पता है कि स्टूप शोल्डर हाइट वाला पेशेंट होता है, उसका माइंड भी हमें पता है कि लाइवली होता है, सिंपैथेटिक होता है, डिजायर फॉर कंपनी होता है। बर्निंग की बहुत है, ट्रायो वन ऑफ द मेडिसिन फॉर ट्रायो ऑफ बर्निंग हम आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस सोच सकते हैं। आर्सेनिक में जो बर्निंग है बेटर बाय बॉम्ब होता है, फास्फोरस में जो बर्निंग होता है बेटर बाय कोल्ड होता है। हेमरेजिक रेमेडी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसका जो कफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, वो हमें पता है। और होर्सनेस ऑफ वॉइस की मेडिसिन है फॉस्फोरस। एक और मेडिसिन मैं यूज करता हूँ एसिडिटी के प्रॉब्लम में, जीईआरडी के प्रॉब्लम में, रोबिनिया। तो स्टमक गैस्ट्रिक एसिड लेवल आर हायर देन एवरेज लेवल, इसको हाइपोक्लोरिया बोलते हैं। और जो गैस्ट्रिक लेवल का एवरेज लेवल से बढ़ जाता है लेवल, तब जो प्रॉब्लम होता है उसमें आप रोबिनिया यूज कर सकते हो। विथ फ्रंटल हेडेक बिकॉज ऑफ एसिडिटी, जो फ्रंटल हेडेक होता है, और बच्चों में जब एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो उनका टूल हो या स्वेटिंग हो, सब कुछ वो सोर स्मेलिंग होता है। सब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम टाइम के नजदीक आ गए, और अभी और भी मेडिसिन है मेरे पास, हम लोग के राइट। पास, हाँ, हाँ, या, अभी तो हमारे रोबी, पास 8 to 9 मिनट्स है सर। हाँ नाइन बस तो, मिनट्स है। हाँ तो और भी मेडिसिन है, मैं फास्ट में अपनी मेडिसिन बता दूंगा। तो इंक्रीज प्लेटस, इंटेंसली acrid belching, acrid and greenish vomiting, नाइटली बर्निंग पेन इन स्टमक, ये सारे रोबिनिया के सिम्टम थे। बेल्चिंग जो निकलता है और सॉर टेस्ट का होता है। वॉमिटिंग भी सॉर, इतनी सॉर होता है कि वो उसकी इफेक्ट दांत पर हो जाता है, और जो भी खाता है वो पूरा एसिडिटी में टर्न हो जाता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड, साहब ये मेडिसिन भी मैं बहुत अच्छे से यूज होता है। यूजुअली हम ये मेडिसिन, कोई पेशेंट को ड्रिंक की हैबिट हो, अल्कोहल की हैबिट हो, उसको छुड़ाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड मदर टिंचर में यूज करते हैं। इंजरी में मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ आफ्टर आर्निका और सिम्फाइटम में, या रूटा के बाद। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड के बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दांत पे उसकी इफेक्ट होती है। वीकनेस आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ द डिजीज, मतलब 2 दिन का भी बुखार होगा, एसिड है तो वीकनेस तो आएगा ही। तो थोड़ी ही बीमारी में उसको ज्यादा वीकनेस फील होता है, और वीकनेस की वजह से ट्रिमलिंग होता है, इंटरनल ट्रिमलिंग होता है। और ये पेशेंट बहुत हरीड होता है, जैसे हमने आर्जेंटम नाइटिकम का पेशेंट देखा, सल्फ्यूरिक एसिड पेशेंट को भी एक हरीडनेस रहती, इम्पेशंस रहता है, जो भी करो फास्ट करो फास्ट करो। और उसका पेन कैसा है, तो ग्रेजुअली बढ़ेगा उसका पेन, लेकिन तुरंत ही वो डाउन हो जाएगा। पिरपुरा हेमरेजिका की मेडिसिन है, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं इंजरी के बाद, ट्रूमा के सर बाद। चाइना हेलो, से भी तो कंपेरेटिव। हाँ चाइना में, लेकिन चाइना में क्या होता है कि गैस बन जाती है, और उसकी वजह से गैस पास नहीं होती है, डिस्टेंडेड एब्डोमन है। यहाँ बर्निंग ज्यादा है, और दूसरा कि ये पेशेंट का नेचर ही ऐसा है कि बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए, जो चाइना में नहीं है। लेकिन हेमरेज की वजह से आप चाइना या फॉस्फोरस सोच सकते हैं। मैकेनिकल इंजरी के बाद गैंग्रेन होना, या इंट्राओक्यूलर, कई लोगों को आंख में खून जमा हो जाता है, वहां हम आर्निका या रूटा सोचते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड सोचिए उसमें। और मैंने बोला उस तरह से लिकर की हैबिट छोड़ने के लिए एक पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड, और दो 3 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल उसमें मिक्स करके अगर कुछ विक्स दिया जाए तो उसकी अल्कोहल की हैबिट चली जाती है। आइरिस वर्सिकोलर, इसमें भी बर्निंग है। वॉमिटिंग जो होता है वो सॉर होती है, बाइल, प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ सलाइवा,
और जब माइग्रेन हेडेक होता है, एसिडिटी की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, उसमें मैं आयरिस वर्सिकुलर बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। कार्बोवेज ये बहुत नॉन मेडिसिन है। पेशेंट बोलेगा मैं कुछ भी खाता हूँ, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरा डाइजेशन पावर है वो डिस्टर्ब है, वो स्लो है, और उसकी वजह से बेल्चिंग होता है, पेट में हैवीनेस रहता है, फुलनेस रहता है, स्लीपीनेस रहता है, और गैस इतना हो जाता है कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, एक अस्थमा टाइप के सिम्टम्स आते हैं। और अपर पार्ट ऑफ द, हमें पता है कि लाइकोपोडियम, चाइना और कार्बोवेज का अलग अलग पार्ट के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, उसमें वो गैस फील होता है, और गैस पास करने से पेशेंट को अच्छा लगता है। तो मैं कार्बोवेज जहाँ गैस पास हो जाता है और पेशेंट को अच्छा लगता है वहां यूज करता हूँ, और चाइना जहाँ गैस पास नहीं होता है और पेट फुला फुला रहता है वहां मैं चाइना यूज करता हूँ। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से प्रॉब्लम होना, बॉडी एकदम ठंडी हो जाता है, पेशेंट को हवा चाहिए, वो बोलेगा कि मुझे लेकेसीस और कार्बोइड, पेशेंट को फैनिंग चाहिए कि सब कुछ खोल दो और हवा है ऐसा करो। नेट्रम फॉस ये बायोकेमिक की मेडिसिन है, और एक्सेसिव एसिडिटी की ये मेडिसिन है। खट्टे डक्कर आते हैं, सौर वॉमिटिंग होता है, और उसकी जो टंग होती है वो क्रीमी होती है, कोटेड होता है, कहाँ पे, बैक ऑफ द रूट ऑफ द माउथ एंड टंग, उसका क्रीमी और कोटेड टंग रहती है। नेट्रम कार्ब हमें पता है कि उसका डाइजेशन काफी वीक है, थोड़ा भी खाने में प्रॉब्लम होने की वजह से गैस या एसिडिटी बन जाती है, इनडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है। और कार्बो चाइना की तरह उसमें गैस भरा हुआ रहता है, और वेजिटेबल्स खाने की वजह से या स्टार्ची फूड खाने से उसको प्रॉब्लम होता है, मिल्क से प्रॉब्लम होता है, डायरिया होता है। और जब धूप में गया और ठंडा पानी पी लिया और प्रॉब्लम होता है, सन से प्रॉब्लम, म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, और जो बिजली वगैरह होती है या एटमोसफेयर में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं, उसकी इफेक्ट नेट्रम कार्पेशन पे होता है। मैग्नीशियम कार्ब और मैग्नीशियम मूर्ख दोनों में मिल्क से एग्रावेशन है, और ऑर्फन फीलिंग्स का, ये मैग्नीशियम हमें पता है कि पेशेंट को एक ऑर्फन फीलिंग होता है, और उनकी बॉडी में से फाउल स्मेल आती है, खट्टी स्मेल आती है। रूम करके भी एक मेडिसिन जो बच्चों के दांत आने में हम यूज करते हैं, उसमें भी बॉडी में से एक खटाई, खटाश, सौर स्मेल आती है। रोबिनिया में भी ऐसा है। मैक का आप देख सकते हो कि थोड़ा भी आवाज या थोड़ा भी टच होगा तो वो चौंक जाएगा, और मिल्क सहन नहीं होता है। लास्ट जो है मैरिज मस, मतलब बच्चे लीन थीन रहेंगे अच्छे से खाना खाने के बावजूद भी। मैग्नीशियम मोर मैं कॉन्स्टिपेशन में यूज करता हूँ, खास करके लीवर रेमेडी है, और बच्चों में जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो मैग्नीशियम मोर यूज करता हूँ। इसके अलावा आप ये दवाइयाँ भी सोच सकते हैं कि पल्सेटिला, फैटी फूड खाने से एग्रावेशन होता है। चाइना हमने डिस्कस कर दिया, आर्सेनिक का बर्निंग हमने डिस्कस कर दिया, पेट्रोलियम, फेरम मेटालिकम, सल्फर, सिलिशिया, नाइट्रिक एसिड और कैलकेरिया कार्ब, ये सारी मेडिसिन हम नॉन मेडिसिन और हम उसके जानते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में ले लिया है। मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच।